V83 अध्याय 821 जानवरों का सिर वाला जंगल। जिन के जाने के बाद वांग फुक्सियांग ने फिर से अपना सिर नीचे किया और धीरे से बैंगनी बांस को सहलाया। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद गिरी और बैंगनी बांस के पत्ते पर गिर गई। ऐसा लग रहा था मानो बांस का पत्ता आंसू की बूंद को गिरने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बूंद को धीरे से थाम लिया और उसे तने से नीचे सरकने दिया, जहां आंसू अंततः जड़ों में छिप गया। काश मैं खुद को इस दुर्भाग्य से दूर कर पाता, वांग फुक्सियांग ने बड़बड़ाया। वांग फुक्सियांग के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट उभर आई। अल्पविराम। उसी समय लिन युआन और लियू जी मिडनाइट पैलेस पहुंचे। मिडनाइट पैलेस रेडियंट मून पैलेस से अलग था क्योंकि मिडनाइट पैलेस शाही राजधानी में स्थित था। जानवरों के सिर का जंगल मध्यरात्रि महल के चारों ओर था और सभी जानवरों के सिर पत्थर से उकेरे गए थे। जंगल के फर्श को ढकने वाली रात्रिकालीन आइरिस के साथ पत्थर पर उकेरे गए 10,000 से अधिक जानवरों के सिरों के संयोजन ने मिडनाइट पैलेस के आसपास के क्षेत्र को दिन के समय के विपरीत रात्रि के एक टुकड़े जैसा बना दिया। शाम के 6 बजे बज चुके थे और आसमान में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन जब वह बीस्ट हेड वन में चला गया तो लिन युआन को लगा कि वह रात के अंधेरे में एक रोशन रास्ते से गुजर रहा है। पत्थर पर उकेरे गए जानवरों के सिरों के मुंह में एक एक चमकता हुआ रत्न था। चमकते हुए रत्नों से आने वाला प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भिन्न था तथा रात्रि की आइरिस रत्नों से आने वाले प्रकाश को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि रत्नों से निकलने वाली रोशनी जानवरों के सिर वाले जंगल से होते हुए मध्यरात्रि महल तक के मार्ग को रोशन कर सकती थी। जब वह बीस्ट हेड वन में रास्ते पर चल रहा था, लिन युआन को एहसास हुआ कि उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। उनकी आभा अभिजात्यता को प्रकट कर रही थी क्योंकि वे आत्मा क्यूई कपड़े पहने हुए थे। मिडनाइट पैलेस में आमतौर पर कोई परिचारक नहीं होता था, इसलिए मिडनाइट पैलेस में आने वाले सबसे कम दर्जे के लोग अनुभवी गुटों से आते थे, जबकि उच्च दर्जे के लोग शीर्ष गुटों से आते थे। सर्वोच्च स्थिति वाले लोग ही सच्चे धनी लोग थे, जिन्हें लगभग राजसी कहा जा सकता था। पत्थर पर नक्काशी किए गए फे के सिर का ग्रेड ऊंचा होता जा रहा है। ये फे पहले से ही डायमंड ग्रेड के हैं। अगर हम और आगे चलें तो हम बीस्ट हेड फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएंगे, लियू जी ने कहा। लियू जी खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाए। मास्टर के बीस्ट हेड फॉरेस्ट को किसने डिज़ाइन किया? ऐसा क्यों लगता है कि हम एक फी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं? लिन युआन ने सहजता से सिर हिलाया, लेकिन एक क्षण बाद उसने आश्चर्य से लियू जी को देखा, क्योंकि जब वह शिकायत कर रहा था तो लियू जी कैसी दिख रही थी और इसके बजाय लियू जी उसके मालिक के निवास की प्रशंसा क्यों नहीं कर रही थी। जब वे जानवर के सिर वाले जंगल से बाहर निकले तो लिन युआन को एक और आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। संपूर्ण मिडनाइट पैलेस पत्थर से निर्मित था और इसकी सुंदरता अत्यंत कठोर और खुरदरी थी। खंभों और बीमों पर विभिन्न आत्मिक जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। लिन युआन ने खंभों और बीमों पर की गई नक्काशी को देखा और पाया कि वहां कोई ड्रैगन प्रजाति के फे नहीं थे। क्या चीफ गार्ड ये को ड्रैगन प्रजाति के परी पसंद नहीं थे, या इसके पीछे कोई विशेष कारण था? चूंकि गार्ड ये बैंक्वेट मध्य रात्रि में शुरू हुआ, इसलिए कला मंच, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज पहले ही शुरू हो गए। जो लोग गार्ड ये बैंक्वेट में भाग लेने आए थे, वे प्रतियोगिता में भाग न लेने या न देखने का विकल्प चुन सकते थे। लियू जी गार्ड ये बैंक्वेट का मुख्य पात्र था, इसलिए उसे शाम 6 बजे गार्ड ये बैंक्वेट में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। लेकिन यह अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के लिए बिल्कुल सही समय था। उस समय गार्ड ये बैंक्वेट में भाग लेने आए अनुभवी और शीर्ष गुटों के नेताओं और शिष्यों ने एक साथ अपनी सांसें रोक लीं। उन्होंने देखा कि एक औसत नैन नक्श वाला बुजुर्ग व्यक्ति काले लबादे पहने मिडनाइट पैलेस के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। हालांकि ये बुजुर्ग व्यक्ति अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों की नज़र में औसत नहीं था। ये बुजुर्ग व्यक्ति लॉर्डेस नाइट लीनिंग मून का दाहिना हाथ लॉर्ड जुओमिंग था। लॉर्ड जुओमिंग की सीधी मुद्रा और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे होने से ऐसा लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों की युवा पीढ़ी ने तो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन नेताओं ने तुरंत इस पर विचार करना शुरू कर दिया। कौन इतना महत्वपूर्ण था कि लॉर्ड जुओमिंग यहाँ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे? जिन लोगों को राजपरिवार का सदस्य माना जाता था, उन्हें कुछ दिन पहले ही मिडनाइट पैलेस में पहुंच जाना चाहिए था। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। सामान्य गलतियां जो आपकी त्वचा को ग्लो करने से रोक रही हैं। इसका मतलब यह था कि यह बहुत संभव था कि लॉर्ड जुओमिंग युवा पीढ़ी से किसी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच सन निंगजियांग अभी बीस्ट हेड फॉरेस्ट से बाहर निकली थी। हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति को शांत और बेफिक्र रखा। जब कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को गार्ड ये बैंक्वेट के लिए निमंत्रण मिला था तो सुन निंगजियांग ने अनुमान लगाया था कि वह कनेक्टेड बीस्ट पार्क में भाग लेगी। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के अलावा, जो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को अपने अधीन करना चाहता था, अन्य शीर्ष गुट भी थे जो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के पीछे हो सकते थे।
सन निंगजियांग को शिकार होने की भावना से नफरत थी, लेकिन वह इस स्थिति से बच नहीं सकती थी क्योंकि सन परिवार में कोई और नहीं था जो गार्ड ये भोज में शामिल हो सके। हालांकि इस उदासी में आशा की एक झलक भी छिपी थी। जब उनकी दादी को स्काई सिटी से लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया मिला था, तब उनकी मांसपेशियों का क्षय धीमा हो गया था। इससे उनकी दादी पर तनाव का स्तर काफ़ी कम हो गया। उसकी दादी आमतौर पर अपनी मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए आत्मा क्यूई का उपयोग करती थीं। अब चूंकि उसके पास अपनी मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया था, इसलिए स्पिरिट क्यूई के जुड़ने से नई मांसपेशियां विकसित होने लगीं। उनकी दादी के पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष था, लेकिन नई मांसपेशियों की वृद्धि ने उन्हें बिना किसी समस्या के 2 साल तक जीने की अनुमति दी, जब तक कि वह ऐसा कुछ नहीं करती जिससे आत्मा को चोट पहुंचे। सुन निंगजियांग ने चुपचाप योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। क्रिएशन मास्टर संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि स्काई सिटी को गार्डिये बैंक्वेट का निमंत्रण न मिला हो। हालांकि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का स्काई सिटी के साथ केवल व्यापारिक संबंध था, फिर भी सन निंगजियांग स्काई सिटी और उस अजीब मुखौटा पहने युवक के प्रति अविश्वसनीय रूप से आभारी था। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की खतरनाक स्थिति को देखते हुए स्काई सिटी एकमात्र गुट था जिसने न केवल कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उनकी मदद करने के लिए भी तैयार था। जब सुन निंगजियांग गहन विचार में डूबी हुई थी, तो उसने अपने आगे चलती हुई 2 आकृतियों को देखा। इन 2 आकृतियों को देखकर सुन निंगजियांग की आंखें सिकुड़ गईं। निंगजियांग ने देखा कि 2 लंबे और सुडौल व्यक्ति पत्थर की सीढ़ियों से मिडनाइट पैलेस की ओर चढ़ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बांस की कढ़ाई वाले बैंगनी कपड़े पहने हुए थे। दूसरे व्यक्ति ने लाल रंग का आधा कवच पहना हुआ था जो खरोंचों से भरा हुआ था। बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस आदमी की भौहें घनी थीं और वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान की छाया थी। दूसरे व्यक्ति ने लाल रंग का अर्ध कवच पहना हुआ था, उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा गंभीर था। हालांकि उसकी नाक की नोक पर तिल के कारण वह गंभीर व्यक्ति आज्ञाकारी और आसान लक्ष्य प्रतीत होता था। जुओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बैंगनी रंग के आदमी और लाल रंग के आधे कवच वाले आदमी का स्वागत करते हुए कहा, लॉर्ड गुलैंग, लॉर्ड जोंगजी, लॉर्ड बैम्बू मोनाक और लॉर्ड शेफ सुप्रीम अभी भी मीटिंग में हैं। अगर आप शोर से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ जलपान के लिए नाइट वर्ड्स पवेलियन या प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने के लिए नाइट रेन पवेलियन के बगल में प्रशिक्षण कक्ष में ले जा सकता हूं। जब गुलांग ने सुना कि जुओ मिंग ने क्या कहा तो उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जोंगजे ने जुओ मिंग की ओर सिर हिलाया और शांत भाव से उसका अभिवादन किया। चूंकि उनके स्वामी बांस सम्राट अभी भी बैठक में थे और उन्होंने शीर्ष गुटों की युवा पीढ़ी पर नजर डाली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे महल के बाहर से ही इस गतिविधि को अच्छी तरह से देख सकेंगे। वह ये कहने ही वाला था कि वह प्रतियोगिता शुरू होने तक इंतजार करना पसंद करेगा, तभी उसने जोंगजी को ये कहते सुना, वरिष्ठ जुओ मिंग, कृपया आगे बढ़ें। गु लैंग और मैं थोड़ी देर अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग कर सकते हैं। गु लैंग और जोंगजे पुराने दोस्त थे और वह जोंगजे को अच्छी तरह से जानता था। जोंगजे ने एक पथ रक्षक को लगभग मार ही डाला था और वह लड़ाई के प्रति जुनूनी था। यदि वह प्रशिक्षण कक्ष में जोंगजे के साथ मुकाबला करता और जोंगजे उसमें बहुत अधिक उलझ जाता, तो गु लैंग मार्शल आर्ट स्टेज के दौरान अपने किसी भी गुप्त हथियार का उपयोग नहीं कर पाता। वह जोंगजे को अस्वीकार करने ही वाला था कि उसने जोंगजे का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया और जोंगजे की आंखें एक जंगली नज़र से उसकी आंखों में घुस गईं। चिंता मत करो जोंगजी, मास्टर ने मुझे कुछ खास ट्रेनिंग दी है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि लड़ाई के दौरान अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। हम अपनी लड़ाई को सीमित रखेंगे ताकि प्रतियोगिता के दौरान हमारे प्रदर्शन पर कोई असर न पड़े। चलो मार्शल आर्ट स्टेज पर ठीक से लड़ते हैं, जोंगजी ने कहा। गु लांग ने जोंगजे की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। गु लैंग को लगा कि जोंगजे का आश्वासन अविश्वसनीय था जब उसने जोंगजे की आंखों में भारी जंगली नज़र देखी। लेकिन चूंकि जोंगजे ने उससे बार बार आग्रह किया था, इसलिए गु लांग मना नहीं कर सका। उन्होंने कार्रवाई देखने के बारे में भूल जाने का निर्णय लिया और जोंगजेड के साथ कुछ राउंड अभ्यास के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चले गए। जुओ मिंग ने जोंगजी और गु लैंग को शैडो नाइट कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ाया, जहां अन्य अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों को पहुंचने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें नाइट वर्ड्स पवेलियन में ले आया। सन निंगजियांग ने देखा कि जुओ मिंग पीछे मुड़कर चारों ओर देखने लगा था। ये सुनकर सन निंगजियांग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। जुओ मिंग चीफ गार्ड का दाहिना हाथ था और अपने कार्यों में संकोच नहीं करता था। चूंकि वह गु लैंग और जोंगजे को नाइट वर्ड्स पवेलियन तक ले जाने के बाद वापस लौट आया था, इसका मतलब था कि वे लोग नहीं थे जिनका वह इंतजार कर रहा था। यद्यपि जिन लोगों का वह इंतजार कर रहा था वे अभी तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वह गु लैंग और जोंगजी की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता था और जानता था कि उसे उन पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों का जुओ मिंग वास्तव में इंतजार कर रहा था वे बेहद प्रभावशाली थे।
मुख्य रक्षक अपने शिष्य के कारण गार्ड ये भोज का आयोजन कर रहे थे और ऐसी अफवाहें थीं कि चंद्र महारानी ने भी एक शिष्य को स्वीकार कर लिया था। ये संभव था कि जुओ मिंग वास्तव में अपने युवा स्वामी और चंद्र महारानी के शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा था। सुन निंगजियांग ने अपनी नज़र जुओ मिंग पर गड़ाए रखी और उसे एहसास हुआ कि जैसे ही उसने किसी को देखा उसने भीड़ को साफ करना बंद कर दिया। जब सुन निंगजियांग ने जल्दी से उसकी निगाह का पीछा किया तो उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसने मानक स्पिरिट गार्ड का मुखौटा पहना हुआ था। उसने देखा कि जब नकाबपोश आदमी ने जुओ मिंग को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। मोनिका लेविंस्की की तस्वीरों ने वही पुष्टि की जिसका हमें पहले से ही संदेह था। जुओ मिंग पीछे मुड़ा और जोंगजी और गु लैंग का नेतृत्व करने लगा। लगभग हर व्यक्ति का ध्यान गु लैंग और जोंगजी पर था। वे लॉर्ड शेफ सुप्रीम और लॉर्ड बैम्बू मोनाक की आंखों के तारे थे और उन्हें नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जाता था। अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों की कई महिलाएं गु लांग और जोंगजी पर नजर रखती थीं। यदि उन महिलाओं को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को अपमानित करने का डर न होता तो वे दोनों पुरुषों पर टूट पड़तीं। हालांकि सन निंगजियांग उन दोनों आदमियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। जब उसने जुओ मिंग की हरकतों पर ध्यान दिया तो उसकी नज़र लियूजी और लिन युआन पर ही टिकी रही। जो लोग केवल सिर हिलाकर जुओ मिंग को संकेत दे सकते थे वे केवल चीफ गार्ड ये या चीफ गार्ड ये के शिष्य ही हो सकते थे। जुओ मिंग चीफ गार्ड ये के प्रति वफादार था और उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। शेफ सुप्रीम या बैम्बू मोनाक भी जुओ ये को आदेश नहीं दे सकते थे। इस प्रकार कुछ सोचने के बाद सुन निंगजियांग को यकीन हो गया कि मानक आत्मा रक्षक का मुखौटा पहने हुए आदमी कौन था। जहां तक लिन युआन की बात है जो लियू जी के बगल में था, सुन निंगजियांग को उसका चेहरा थोड़ा परिचित लगा और उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसे यकीन था कि लिन युआन शीर्ष गुटों के युवा पीढ़ी के सदस्यों में से एक नहीं था, लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि वह कौन था। चूंकि वह ये पता नहीं लगा सकी कि वह कौन था, इसलिए सुन निंगजियांग ने उसकी उपेक्षा करने का निर्णय लिया और गहरी सांस लेते हुए मिडनाइट पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसने स्वयं को उस तमाशे के लिए तैयार कर लिया जो वह रचने वाली थी। अपने शरीर पर इतनी सारी इच्छाशक्ति और कानून लागू होने के कारण लिन युआन की इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थीं। इसलिए उसने सुन निंगजियांग की नज़र अपने ऊपर देखी थी। जब उसने उसे देखा तो वह मुस्कुराया और लियू जी से कहने लगा, बड़े भाई लियू, मार्शल आर्ट स्टेज शुरू होने से पहले हम मिडनाइट पैलेस के बाहर क्यों नहीं रुकते। लियू जी ने सिर हिलाया और संक्षिप्त सहमति व्यक्त की। उसने अपना हाथ उस स्थान पर रखा जहां आमतौर पर सृजन मास्टर का शिखर होता था। गार्ड ये बैंक्वेट और लिन युआन के अनुरोध के कारण लियू जी ने क्रिएशन मास्टर शिखा को हटा दिया था। लियू जी की समझ के अनुसार लिन युआन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो घूर कर देखना पसंद करता था, इसलिए उसके पास मिडनाइट पैलेस के बाहर रहने के अपने कारण अवश्य थे। मुख्य शो शुरू होता है। इस उद्देश्य का स्काई सिटी के विस्तार से कुछ लेना देना था, लेकिन लियू जी गुटिया समाज से परिचित नहीं थे। वह पहले की तरह स्काई सिटी के विस्तार का विश्लेषण नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह प्रशिक्षण के अलावा अपना सारा समय सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना पर काम करने में बिता रहा था। चूंकि वह बाद में महल के बाहर लिन युआन की किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए लियू जी ने गार्ड ये भोज के दौरान लिन युआन की ढाल और तलवार के रूप में उसकी रक्षा करने की अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया। लियू जी और लिन युआन ने पत्थर के खंभों के माध्यम से मध्यरात्रि महल के बाहर के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सुन निंगजियांग का पीछा किया। लिन युआन को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की खतरनाक स्थिति के बारे में पता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में कदम रखेगी कोई सुन निंगजियांग पर हमला कर देगा। गार्ड ये भोज में भाग लेने वाले प्रत्येक गुट ने ऐसे कपड़े पहने थे जिन पर उनके गुटों के चिन्ह बने हुए थे। लिन युआन जैसा कोई व्यक्ति देखना दुर्लभ था जिसके कपड़ों पर किसी गुट के चिन्ह न हों। लिन युआन ने सूर्य निंगजियांग के सामने खड़े दो व्यक्तियों को उनके आत्मा की हुई कपड़ों पर बने चिन्हों से पहचान लिया कि वे कौन थे। इन दोनों व्यक्तियों की शक्ल सूरत एक जैसी थी तथा उनकी नाक और भौहें भी अलग अलग थीं। लिन युआन को उनके चेहरे से पता चल गया कि वे या तो भाई हैं या चचेरे भाई, लेकिन जिस तरह से वे खड़े थे उससे ऐसा लग रहा था कि एक जैसे दिखने वाले दो युवकों की हैसियत बिल्कुल अलग अलग थी। लिन युआन उसकी ठोड़ी को छूने से खुद को रोक नहीं सका। शो इतनी जल्दी शुरू हो रहा है, मुख्य किरदार भी स्टेज पर आ गया है, बहुत जल्दी। सुन निंगजियांग के सामने खड़े दो व्यक्ति और वह व्यक्ति जिससे सुन निंगजियांग टकराई थी, दोनों ने बैंगनी रंग के स्पिरिट क्यू कपड़े पहने हुए थे। लिन युआन ने पहले भी बैंगनी रंग के स्पिरिट क्यूई कपड़े देखे थे। ये कनेक्टेड बीस्ट पार्क की प्रसिद्ध मानक 100 बीस्ट्स न्यू स्प्राउट्स वर्दी थी। उस व्यक्ति की 100 जानवरों की नई स्प्राउट्स वर्दी पर स्प्राउट्स का पूरा कॉल ये दर्शाता था कि वह व्यक्ति मियाओ परिवार की युवा पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशजों के मुख्य सदस्यों में से एक था।
100 न्यू स्प्राउट्स वर्दी पहने हुए व्यक्ति के बगल में खड़े युवक ने मानक क्रिएशन मास्टर वर्दी पहन रखी थी। उस आदमी के क्रिएशन मास्टर के लंबे लबादे के कॉलर पर एक छोटा सा जेंग लिखा हुआ था। वेन यू ने जेंग परिवार के बारे में जो जानकारी एकत्र की थी उससे ये स्पष्ट था कि यह युवक जेंग परिवार का दूसरा यंग मास्टर था जिसके साथ लिन युआन वर्तमान में झगड़ा कर रहा था। मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में अलग अलग मेहराब थे और वरिष्ठ गुटों और शीर्ष गुटों के विभिन्न नेता महल के अंदर चले गए, जबकि युवा पीढ़ी बाहर ही लोगों से मिलने जुलने के लिए रुकी रही। इस प्रकार 100 न्यू स्प्राउट्स की वर्दी पहने हुए युवक ने अपनी बात को स्पष्ट करने की जहमत नहीं उठाई। हे सन निंगजियांग, तुम मुझसे और कनेक्टेड बीस्ट पार्क और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बीच सहयोग के बारे में चर्चा से बचते रहे हो। अब जब हम आमने सामने खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे और बच सकते हो। वह धीरे से सीटी बजा रहा था और बहुत ही लापरवाह दिख रहा था। मिडनाइट पैलेस के बाहर रह गई अधिकांश युवा पीढ़ी संबंध बनाने के लिए आई थी। आखिरकार प्रमुख गुटों की युवा पीढ़ी को एकत्र होने के ज़्यादा अवसर नहीं मिले। हालांकि उनमें से कुछ लोग उत्साह में शामिल होने आए। जब उन्होंने हंगामा होते देखा तो दिग्गज गुट के कई अनुयायी दौड़कर वहां पहुंचे। ये देखना दुर्लभ था कि शीर्ष गुटों के प्रत्यक्ष वंशजों का मजाक उड़ाया जा रहा हो। लिन युआन ने देखा कि भीड़ में शामिल होने के लिए जो लोग दौड़े थे उनमें से एक समुद्री आनंद कबीले का युवा मास्टर क्यूई हेताओ था। लिन युआन ने मन ही मन सोचा था कि शो का मुख्य पात्र प्रकट हो चुका है, लेकिन अब सहायक पात्र भी प्रकट हो चुके हैं। सन निंगजियांग ने अनुभवी गुटों के शिष्यों और शीर्ष गुटों के कुछ प्रत्यक्ष वंशजों की भीड़ को देखा जो उसके पास आ रहे हंगामे को देखना चाहते थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मियाओ जुओ कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुसार काम किया है। अगर कोई ईमानदारी से हमारे साथ काम करना चाहता है तो हम निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। मियाओ जुओ का चेहरा उतर गया। हालांकि सन निंगजियांग ने इस बारे में अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, लेकिन उसके शब्दों का स्पष्ट अर्थ ये था कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड चर्चा से बच रहा था, क्योंकि कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ काम करने के बारे में ईमानदार नहीं था। जब ऐसे मामलों की बात आती है तो लोग आमतौर पर सीधे तौर पर कहने के बजाय अपनी वास्तविक भावनाओं को अपने तक ही रखते हैं। सीधे तौर पर यह कहकर सन निंगजियांग ने घोषणा की थी कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क उनके सहयोग के मामले में ईमानदार नहीं था। अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के इतने सारे अनुयायियों के साथ सन निंगजियांग के शब्दों ने कनेक्टेड बीस्ट पार्क की सार्वजनिक विश्वसनीयता पर एक छेद कर दिया था। जैसे ही मियाओ जुओ खंडन करने वाला था, सन निंगजियांग ने कहा, मैं सन निंगजियांग कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का प्रमुख हूँ। मैं एक कुलीन गुट का नेता हूँ। आप मियाओ परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे पसंदीदा सदस्यों में से एक हैं। क्या आप ये तय कर सकते हैं कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? या आप ये तय कर सकते हैं कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क के क्रिएशन मास्टर संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए? यदि नहीं, तो सहयोग पर चर्चा करने के लिए मेरे सामने खड़े होने का आपको क्या अधिकार है? आपके पिता को व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए मुझसे संपर्क करना चाहिए। सन निंगजियांग के शब्दों ने मियाओ जुओ की अभिव्यक्ति को काफ़ी गहरा कर दिया। उसने सन निंगजियांग को घूर कर देखा और उपहास किया। एक गुट के रूप में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड अपने अंतिम चरण में है। इस समय आप अनुभवी गुटों से भी तुलना नहीं कर सकते। आप मियाओ जुओ की बात पूरी होने से पहले ही सन निंगजियांग ने सख्ती से बात काट दी। उसने अपने आसपास के माहौल को तेजी से देखा और फिर चिल्लाए, क्या तुमने अभी कहा कि मेरा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड किसी अनुभवी गुट से भी तुलना नहीं कर सकता? यहाँ अनुभवी गुटों के इतने सारे लोग हैं, तुम उनमें से किसी से भी पूछ सकते हो। देखो कि क्या उनमें से कोई यह कहने की हिम्मत करता है कि उनका गुट कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड से ज़्यादा शक्तिशाली है। या तुम ये क्यों नहीं पूछते कि क्या जेंग परिवार खुद को सन परिवार से ज़्यादा शक्तिशाली समझता है? सुन निंगजियांग ने अपना करिश्मा चरम पर पहुंचा दिया था और वह मियाओ जुओ के सामने मजबूती से खड़ी थी। लेकिन जब वह बोल रही थी तो सुन निंगजियांग की मुट्ठी कसकर बंद थी, क्योंकि वह अपने आकर्षण को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। यदि उसने अपने करिश्मे को कमजोर होने दिया तो शीर्ष गुट जो उस पर नजर रख रहे थे वे सोचेंगे कि वह अक्षम है और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और भी अधिक खतरे में होगा। उस समय मियाओ जुओ को लगा कि सुन निंगजियांग ने उसे घेर लिया है। आखिरकार कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के पास अभी भी एक आग क्लास विशेषज्ञ था। यही कारण था कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क ने कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड पर दृढ़ता से हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड अनुभवी गुटों से ऊपर रहेगा, चाहे उनके साथ आग क्लास विशेषज्ञ के साथ कुछ भी हो। मियाओ जुओ इतना मूर्ख नहीं था कि ऐसी स्थिति में अपने चचेरे भाई जेंग का युआन को अपने साथ घसीट ले। मियाओ जुओ की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने लिन युआन की ओर इशारा किया। युआन हंगामे के बीच में खड़ा एकमात्र व्यक्ति था जिसके शरीर पर कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं था। मियाओ जुओ ने उससे पूछा, वहाँ जो लड़का है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज़्यादा मजबूत है, कनेक्टेड बीस्ट पार्क या कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड? मियाओ जुओ के शब्दों ने सभी की निगाहें लिन युआन पर केंद्रित कर दीं।
कई लोग तो तब चौंक गए जब उन्होंने उसका चेहरा साफ देखा। लिन युआन और लियू जी सुन निंगजियांग के पीछे पीछे चले गए थे, और जब वह मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में पहुंची तो मियाओ जुओ ने तुरंत उसे निशाना बनाया। इस प्रकार किसी ने लिन युआन पर ध्यान नहीं दिया था, जो उसके पीछे थी। लिन युआन का प्रदर्शन ऑल स्टार मैच में शानदार रहा था, क्योंकि उसने बिना किसी फे को बुलाए ही सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के एक सदस्य को हरा दिया था। वह स्टार वेब पर चर्चा का विषय बन गए थे। लिन युआन के समान आयु के वरिष्ठ और शीर्ष गुटों के शिष्यों ने लिन युआन को पहचान लिया था। उनमें से कई ने पहले भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी जांच से कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन हवा से प्रकट हो गया हो। इससे उसके आसपास और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। इस युग में जहां शक्ति को संसाधनों के बराबर माना जाता था, यहां तक कि यदि एक आत्मा क्यूई पेशेवर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था तो अनुबंध बनाने के लिए कई फे उपलब्ध थे और उनके लिए इच्छाशक्ति रून्स को समझना आसान था। लेकिन पर्याप्त संसाधनों के बिना एक आत्मा क्यूई पेशेवर कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसका मतलब था कि लिन युआन को संसाधनों के पहाड़ पर बैठना पड़ा। ये लिन युआन के गार्ड ये भोज में उपस्थित होने के अधिकार से साबित हुआ। जब उसने मियाओ जुओ को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा तो लिन युआन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लगभग सभी मुख्य पात्र मंच पर आ चुके थे, लेकिन उसे अभी तक ऊपर जाने का मौका नहीं मिला था। लिन युआन भी मंच पर प्रवेश करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बिना उसकी एक उंगली भी उठाए मियाओ जुओ ने उसे वह अवसर प्रदान कर दिया था। सन निंगजियांग ने लिन युआन और नकाबपोश लियू जी को देखा। सूर्य निंगजियांग से प्रबल तनावपूर्ण ऊर्जा विकीर्ण हुई। चूंकि लिन युआन आत्मा रक्षकों का मानक मुखौटा पहने हुए आदमी के साथ आया था, इसका मतलब था कि वे दोस्त थे। लिन युआन की पहचान चाहे जो भी हो, मियाओ जुओ ने लिन युआन को अलग करके नकाबपोश आदमी को भी घसीट लिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गार्ड ये बैंक्वेट में शिष्यों की युवा पीढ़ी के बीच हंगामा मच गया था। लेकिन अगर गार्ड ये बैंक्वेट का मुख्य पात्र भी इसमें शामिल होता तो ये बहुत बड़ी गलती होती। सन निंगजियांग की दादी ने 3 शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स को मारकर चीफ गार्ड ये के गलत पक्ष में आ गई थी। अगर चीफ गार्ड ये ने इस हंगामे के लिए किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की तो मियाओ परिवार के महारथी विशेषज्ञ मियाओ जुओ की ओर से माफी मांग सकते थे, लेकिन उसकी दादी अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने आने की स्थिति में नहीं थी। अन्यथा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो जाएगा। वह कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड जिसे बचाए रखने के लिए वह लड़ रही थी, अन्य गुटों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने वाला था। सुन निंगजियांग को लगा कि इस विचार से उसका करिश्मा खत्म हो रहा है। उस समय एक युवक की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से कोई भी अनुभवी गुट ऐसा नहीं है जो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, अन्यथा उन्हें पहले ही कुलीन गुटों में पदोन्नत कर दिया गया होता। अनुभवी गुट मूर्ख नहीं हैं और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। वे निश्चित रूप से इतनी सहजता से तुलना नहीं करना चाहेंगे। इस आवाज ने मियाओ जुओ, सुन निंगजियांग, जेंग का युआन और अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के बाकी दर्शकों को चकित कर दिया। वे उसे अजीब नजरों से देखने लगे और भी लोग भीड़ में शामिल हो गए। एक समझदार व्यक्ति ने यह देखा होगा कि मियाओ जुओ ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को चुना था जिसके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह किसी अनुभवी गुट को नाराज न करें और उसके साथ झगड़ा शुरू न करें। इसके अलावा जब मियाओ जुओ ने बात की तो उसने सन निंगजियांग के शब्दों को पलट दिया और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और अनुभवी गुटों की तुलना को कनेक्टेड बीस्ट पार्क और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बीच में बदल दिया। अपने उत्कर्ष पर कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को कनेक्टेड बीस्ट पार्क से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों गुट 50 शीर्ष गुटों में से शीर्ष 20 में शुमार थे। हालांकि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने अपने लगभग सभी क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उपयोग कर लिया था और वे शीर्ष गुटों की श्रेणी से बाहर होने के करीब थे। अब उनके लिए कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हैकमैन और उनकी पत्नी का घर आपका पेट खराब कर देगा। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क की भूमिका के कारण उनके क्रिएशन मास्टर संसाधनों में वृद्धि हुई थी और आम सहमति ये थी कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अन्य शीर्ष गुटों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभाव था। लेकिन मियाओ जुओ ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति को उसने चुना था उसने न केवल उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस सवाल का भी जवाब दिया जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना था उसने अजीब बात यह भी कही थी कि अनुभवी गुटों को ये पसंद नहीं होगा कि उनकी तुलना आकस्मिक रूप से की जाए। अब ऐसा लग रहा था जैसे मियाओ जुओ अनुभवी गुटों का अनादर कर रहा था और उनके साथ झगड़ा करने वाला था। मियाओ जुओ का खून खौल उठा। यदि वे मिडनाइट पैलेस के बाहर नहीं होते तो मियाओ जुओ ने लिन युआन का कॉलर पकड़ लिया होता और उसे थप्पड़ मार दिया होता। यह एक साधारण सा प्रश्न था, उसकी इतनी अपमानजनक बात करने की हिम्मत कैसे हुई।
मियाओ जुओ को सुन निंगजियांग के प्रति विचारशील होना पड़ा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने कोई प्रतीक चिन्ह भी नहीं पहना था। मियाओ जुओ ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने लिन युआन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, चूंकि आप जानते हैं कि अनुभवी गुट अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क हमारी प्रतिष्ठा की और भी अधिक परवाह करता है। मियाओ जुओ ने उस युवक को देखा जो एक निश्चित दिशा में देख रहा था और ऐसी आवाज में बोला जो न तो जल्दबाजी में थी और न ही धीमी, ऐसा लगता है कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखने में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जिन अनुभवी गुटों के बारे में आपने हल्के में बात की थी, वे भी आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनमें से कुछ ने स्पिरिट गार्ड्स के सामने अनुबंधों के उल्लंघन को प्रस्तुत किया है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क को आपकी प्रतिष्ठा की जितनी भी परवाह है, आपको शायद फिर भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। मियाओ जुओ ने लिन युआन की निगाह का अनुसरण किया और उसकी नज़र क्यूई हेताओ पर पड़ी। जब उसने क्यूई हेताओ को देखा तो मियाओ जुओ ने लाल देखा। मियाओ जुओ के गुस्से ने क्यूई हेताओ को डरा दिया। सीब्लिस कबीले और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच विवाद कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अपमान था। सीब्लिस कबीले ने 5 थियर्च सैनिकों के साथ सहयोग बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। 5 थियार्क सैनिकों ने सीब्लिस कबीले के सहयोग से कई द्वीप खरीदे थे और वे द्वीप पर सीब्लिस कबीले के सदस्यों और उनके व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभारी थे। युआन हंगामे के बीच में खड़ा एकमात्र व्यक्ति था जिसके शरीर पर कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं था। मियाओ जुओ ने उससे पूछा, वहाँ जो लड़का है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा मजबूत है, कनेक्टेड बीस्ट पार्क या कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड? मियाओ जुओ के शब्दों ने सभी की निगाहें लिन युआन पर केंद्रित कर दीं। कई लोग तो तब चौंक गए जब उन्होंने उसका चेहरा साफ देखा। लिन युआन और लियू जी सुन निंगजियांग के पीछे पीछे चले गए थे और जब वह मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में पहुंची तो मियाओ जुओ ने तुरंत उसे निशाना बनाया। इस प्रकार किसी ने लिन युआन पर ध्यान नहीं दिया था जो उसके पीछे थी। लिन युआन का प्रदर्शन ऑल स्टार मैच में शानदार रहा था क्योंकि उसने बिना किसी फे को बुलाए ही सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के एक सदस्य को हरा दिया था। वह स्टार वेब पर चर्चा का विषय बन गए थे। लिन युआन के समान आयु के वरिष्ठ और शीर्ष गुटों के शिष्यों ने लिन युआन को पहचान लिया था। उनमें से कई ने पहले भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी जांच से कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन हवा से प्रकट हो गया हो। इससे उसके आसपास और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। इस युग में जहां शक्ति को संसाधनों के बराबर माना जाता था, यहां तक कि यदि एक आत्मा क्यूई पेशेवर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था तो अनुबंध बनाने के लिए कई फे उपलब्ध थे और उनके लिए इच्छाशक्ति रून्स को समझना आसान था। लेकिन पर्याप्त संसाधनों के बिना एक आत्मा क्यूई पेशेवर कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसका मतलब था कि लिन युआन को संसाधनों के पहाड़ पर बैठना पड़ा। ये लिन युआन के गार्ड ये भोज में उपस्थित होने के अधिकार से साबित हुआ। जब उसने मियाओ जुओ को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा तो लिन युआन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लगभग सभी मुख्य पात्र मंच पर आ चुके थे लेकिन उसे अभी तक ऊपर जाने का मौका नहीं मिला था। लिन युआन भी मंच पर प्रवेश करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बिना उसकी एक उंगली भी उठाए मियाओ जुओ ने उसे वह अवसर प्रदान कर दिया था। सन निंगजियांग ने लिन युआन और नकाबपोश लियू जी को देखा। सूर्य निंगजियांग से प्रबल तनावपूर्ण ऊर्जा विकीर्ण हुई। चूंकि लिन युआन आत्मा रक्षकों का मानक मुखौटा पहने हुए आदमी के साथ आया था, इसका मतलब था कि वे दोस्त थे। लिन युआन की पहचान चाहे जो भी हो, मियाओ जुओ ने लिन युआन को अलग करके नकाबपोश आदमी को भी घसीट लिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गार्ड ये बैंक्वेट में शिष्यों की युवा पीढ़ी के बीच हंगामा मच गया था। लेकिन अगर गार्ड ये बैंक्वेट का मुख्य पात्र भी इसमें शामिल होता तो ये बहुत बड़ी गलती होती। सन निंगजियांग की दादी ने 3 शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स को मारकर चीफ गार्ड ये के गलत पक्ष में आ गई थी। अगर चीफ गार्ड ये ने इस हंगामे के लिए किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की तो मियाओ परिवार के महारथी विशेषज्ञ मियाओ जुओ की ओर से माफी मांग सकते थे, लेकिन उसकी दादी अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने आने की स्थिति में नहीं थी। अन्यथा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो जाएगा। वह कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड जिसे बचाए रखने के लिए वह लड़ रही थी, अन्य गुटों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने वाला था। सुन निंगजियांग को लगा कि इस विचार से उसका करिश्मा खत्म हो रहा है। उस समय एक युवक की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से कोई भी अनुभवी गुट ऐसा नहीं है जो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, अन्यथा उन्हें पहले ही कुलीन गुटों में पदोन्नत कर दिया गया होता। अनुभवी गुट मूर्ख नहीं हैं और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। वे निश्चित रूप से इतनी सहजता से तुलना नहीं करना चाहेंगे। इस आवाज ने मियाओ जुओ, सुन निंगजियांग, जेन का युआन और अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के बाकी दर्शकों को चकित कर दिया। वे उसे अजीब नजरों से देखने लगे और भी लोग भीड़ में शामिल हो गए। एक समझदार व्यक्ति ने यह देखा होगा कि मियाओ जुओ ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को चुना था जिसके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह किसी अनुभवी गुट को नाराज न करें और उसके साथ झगड़ा शुरू न करें। इसके अलावा जब मियाओ जुओ ने बात की तो उसने सन निंगजियांग के शब्दों को पलट दिया और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और अनुभवी गुटों की तुलना को कनेक्टेड बीस्ट पार्क और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बीच में बदल दिया। अपने उत्कर्ष पर कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को कनेक्टेड बीस्ट पार्क से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों गुट 50 शीर्ष गुटों में से शीर्ष 20 में शुमार थे। हालांकि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने अपने लगभग सभी क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उपयोग कर लिया था और वे शीर्ष गुटों की श्रेणी से बाहर होने के करीब थे। अब उनके लिए कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हैकमैन और उनकी पत्नी का घर आपका पेट खराब कर देगा। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क की भूमिका के कारण उनके क्रिएशन मास्टर संसाधनों में वृद्धि हुई थी और आम सहमति ये थी कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अन्य शीर्ष गुटों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभाव था। लेकिन मियाओ जुओ ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति को उसने चुना था उसने न केवल उसके सवालों का जवाब नहीं दिया बल्कि उस सवाल का भी जवाब दिया जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना था उसने अजीब बात यह भी कही थी कि अनुभवी गुटों को ये पसंद नहीं होगा कि उनकी तुलना आकस्मिक रूप से की जाए। अब ऐसा लग रहा था जैसे मियाओ जुओ अनुभवी गुटों का अनादर कर रहा था और उनके साथ झगड़ा करने वाला था। मियाओ जुओ का खून खौल उठा। यदि वे मिडनाइट पैलेस के बाहर नहीं होते तो मियाओ जुओ ने लिन युआन का कॉलर पकड़ लिया होता और उसे थप्पड़ मार दिया होता। यह एक साधारण सा प्रश्न था, उसकी इतनी अपमानजनक बात करने की हिम्मत कैसे हुई। मियाओ जुओ को सुन निंगजियांग के प्रति विचारशील होना पड़ा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने कोई प्रतीक चिन्ह भी नहीं पहना था, मियाओ जुओ ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने लिन युआन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, चूंकि आप जानते हैं कि अनुभवी गुट अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क हमारी प्रतिष्ठा की और भी अधिक परवाह करता है। मियाओ जुओ ने उस युवक को देखा जो एक निश्चित दिशा में देख रहा था और ऐसी आवाज में बोला जो न तो जल्दबाजी में थी और न ही धीमी, ऐसा लगता है कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखने में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जिन अनुभवी गुटों के बारे में आपने हल्के में बात की थी वे भी आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनमें से कुछ ने स्पिरिट गार्ड्स के सामने अनुबंधों के उल्लंघन को प्रस्तुत किया है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क को आपकी प्रतिष्ठा की जितनी भी परवाह है, आपको शायद फिर भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। मियाओ जुओ ने लिन युआन की निगाह का अनुसरण किया और उसकी नज़र क्यूई हेताओ पर पड़ी। जब उसने क्यूई हेताओ को देखा तो मियाओ जुओ ने लाल देखा। मियाओ जुओ के गुस्से ने क्यूई हेताओ को डरा दिया। सीब्लिस कबीले और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच विवाद कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अपमान था। सीब्लिस कबीले ने 5 थियर्च सैनिकों के साथ सहयोग बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। 5 थियार्क सैनिकों ने सीब्लिस कबीले के सहयोग से कई द्वीप खरीदे थे और वे द्वीप पर सीब्लिस कबीले के सदस्यों और उनके व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभारी थे। युआन हंगामे के बीच में खड़ा एकमात्र व्यक्ति था जिसके शरीर पर कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं था। मियाओ जुओ ने उससे पूछा, वहाँ जो लड़का है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा मजबूत है, कनेक्टेड बीस्ट पार्क या कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड? मियाओ जुओ के शब्दों ने सभी की निगाहें लिन युआन पर केंद्रित कर दीं। कई लोग तो तब चौंक गए जब उन्होंने उसका चेहरा साफ देखा। लिन युआन और लियू जी सुन निंगजियांग के पीछे पीछे चले गए थे और जब वह मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में पहुंची तो मियाओ जुओ ने तुरंत उसे निशाना बनाया। इस प्रकार किसी ने लिन युआन पर ध्यान नहीं दिया था जो उसके पीछे थी। लिन युआन का प्रदर्शन ऑल स्टार मैच में शानदार रहा था क्योंकि उसने बिना किसी फे को बुलाए ही सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के एक सदस्य को हरा दिया था। वह स्टार वेब पर चर्चा का विषय बन गए थे। लिन युआन के समान आयु के वरिष्ठ और शीर्ष गुटों के शिष्यों ने लिन युआन को पहचान लिया था। उनमें से कई ने पहले भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी जांच से कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन हवा से प्रकट हो गया हो। इससे उसके आसपास और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। इस युग में जहां शक्ति को संसाधनों के बराबर माना जाता था, यहां तक कि यदि एक आत्मा क्यूई पेशेवर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था तो अनुबंध बनाने के लिए कई फे उपलब्ध थे और उनके लिए इच्छाशक्ति रूल्स को समझना आसान था। लेकिन पर्याप्त संसाधनों के बिना एक आत्मा क्यूई पेशेवर कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसका मतलब था कि लिन युआन को संसाधनों के पहाड़ पर बैठना पड़ा। ये लिन युआन के गार्ड ये भोज में उपस्थित होने के अधिकार से साबित हुआ। जब उसने मियाओ जुओ को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा तो लिन युआन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लगभग सभी मुख्य पात्र मंच पर आ चुके थे लेकिन उसे अभी तक ऊपर जाने का मौका नहीं मिला था। लिन युआन भी मंच पर प्रवेश करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बिना उसकी एक उंगली भी उठाए मियाओ जुओ ने उसे वह अवसर प्रदान कर दिया था। सन निंगजियांग ने लिन युआन और नकाबपोश लियू जी को देखा। सूर्य निंगजियांग से प्रबल तनावपूर्ण ऊर्जा विकीर्ण हुई।
चून की लिन युआन आत्मा रक्षकों का मानक मुखौटा पहने हुए आदमी के साथ आया था, इसका मतलब था कि वे दोस्त थे। लिन युआन की पहचान चाहे जो भी हो, मियाओ जुओ ने लिन युआन को अलग करके नकाबपोश आदमी को भी घसीट लिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गार्ड बैंक्वेट में शिष्यों की युवा पीढ़ी के बीच हंगामा मच गया था। लेकिन अगर गार्ड बैंक्वेट का मुख्य पात्र भी इसमें शामिल होता तो ये बहुत बड़ी गलती होती। सन निंगजियांग की दादी ने 3 शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स को मारकर चीफ गार्ड के गलत पक्ष में आ गई थी। अगर चीफ गार्ड ने इस हंगामे के लिए किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की तो मियाओ परिवार के महारथी विशेषज्ञ मियाओ जुओ की ओर से माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन उसकी दादी अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने आने की स्थिति में नहीं थी। अन्यथा कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो जाएगा। वह कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड जिसे बचाए रखने के लिए वह लड़ रही थी, अन्य गुटों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने वाला था। सुन निंगजियांग को लगा कि इस विचार से उसका करिश्मा खत्म हो रहा है। उस समय एक युवक की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से कोई भी अनुभवी गुट ऐसा नहीं है जो कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, अन्यथा उन्हें पहले ही कुलीन गुटों में पदोन्नत कर दिया गया होता। अनुभवी गुट मूर्ख नहीं हैं और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। वे निश्चित रूप से इतनी सहजता से तुलना नहीं करना चाहेंगे। इस आवाज़ ने मियाओ जुओ, सुन निंगजियांग, जेंग का युआन और अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के बाकी दर्शकों को चकित कर दिया। वे उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और भी लोग भीड़ में शामिल हो गए। एक समझदार व्यक्ति ने यह देखा होगा कि मियाओ जुओ ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को चुना था जिसके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह किसी अनुभवी गुट को नाराज न करें और उसके साथ झगड़ा शुरू न करें। इसके अलावा जब मियाओ जुओ ने बात की तो उसने सन निंगजियांग के शब्दों को पलट दिया और कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड और अनुभवी गुटों की तुलना को कनेक्टेड बीस्ट पार्क और कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के बीच में बदल दिया। अपने उत्कर्ष पर कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड को कनेक्टेड बीस्ट पार्क से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों गुट 50 शीर्ष गुटों में से शीर्ष 20 में शुमार थे। हालांकि कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड ने अपने लगभग सभी क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उपयोग कर लिया था और वे शीर्ष गुटों की श्रेणी से बाहर होने के करीब थे। अब उनके लिए कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हैकमैन और उनकी पत्नी का घर आपका पेट खराब कर देगा। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क की भूमिका के कारण उनके क्रिएशन मास्टर संसाधनों में वृद्धि हुई थी और आम सहमति ये थी कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अन्य शीर्ष गुटों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभाव था। लेकिन मियाओ जुओ ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति को उसने चुना था उसने न केवल उसके सवालों का जवाब नहीं दिया बल्कि उस सवाल का भी जवाब दिया जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना था उसने अजीब बात यह भी कही थी कि अनुभवी गुटों को ये पसंद नहीं होगा कि उनकी तुलना आकस्मिक रूप से की जाए। अब ऐसा लग रहा था जैसे मियाओ जुओ अनुभवी गुटों का अनादर कर रहा था और उनके साथ झगड़ा करने वाला था। मियाओ जुओ का खून खौल उठा। यदि वे मिडनाइट पैलेस के बाहर नहीं होते तो मियाओ जुओ ने लिन युआन का कॉलर पकड़ लिया होता और उसे थप्पड़ मार दिया होता। यह एक साधारण सा प्रश्न था, उसकी इतनी अपमानजनक बात करने की हिम्मत कैसे हुई। मियाओ जुओ को सुन निंगजियांग के प्रति विचारशील होना पड़ा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने कोई प्रतीक चिन्ह भी नहीं पहना था, मियाओ जुओ ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने लिन युआन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, चूंकि आप जानते हैं कि अनुभवी गुट अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क हमारी प्रतिष्ठा की और भी अधिक परवाह करता है। मियाओ जुओ ने उस युवक को देखा जो एक निश्चित दिशा में देख रहा था और ऐसी आवाज में बोला जो न तो जल्दबाजी में थी और न ही धीमी, ऐसा लगता है कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखने में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जिन अनुभवी गुटों के बारे में आपने हल्के में बात की थी वे भी आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनमें से कुछ ने स्पिरिट गार्ड्स के सामने अनुबंधों के उल्लंघन को प्रस्तुत किया है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क को आपकी प्रतिष्ठा की जितनी भी परवाह है, आपको शायद फिर भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। मियाओ जुओ ने लिन युआन की निगाह का अनुसरण किया और उसकी नज़र क्यूई हेताओ पर पड़ी। जब उसने क्यूई हेताओ को देखा तो मियाओ जुओ ने लाल देखा। मियाओ जुओ के गुस्से ने क्यूई हेताओ को डरा दिया। सीब्लिस कबीले और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच विवाद कनेक्टेड बीस्ट पार्क का अपमान था। सीब्लिस कबीले ने 5 थियर्च सैनिकों के साथ सहयोग बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। 5 थियार्क सैनिकों ने सीब्लिस कबीले के सहयोग से कई द्वीप खरीदे थे और वे द्वीप पर सीब्लिस कबीले के सदस्यों और उनके व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभारी थे।